ये कहानी है लखनऊ के बसरा जिले की। बसरा एक ऐसा इलाका है जहाँ रहने वाली आबादी बहुत कम है। जो हाईवे बसरा जिले को होते हुए जाता है, वहाँ एक ऐसा रोड है जहाँ इंसान रात में क्या दिन में भी आने जाने से डरते हैं। उस रोड का नाम है डाकिनी रोड। अक्सर इस रोड पे अजीबो गरीब हादसे होते रहते हैं। ये कविराज है जो मुंबई से आया है। इसे इस रोड के बारे में कुछ नहीं पता। अबे यार, ये क्या रिक्शा क्या, यहाँ तो दूर दूर तक इंसान तक नहीं रहते। लोग कैसे इतनी दूर गांव में रह लेते हैं। उसी रात कविराज अकेले बसरा गांव की ओर जा रहा था, लेकिन अचानक उसे पीछे से किसी ने पुकारा। अरे कविराज बेटा, अकेले कहाँ जा रहे हो? रुको, मैं भी आ रही हूँ। दादी यहाँ कैसे? मेरी दादी तो मुंबई में है। लगता है मेरे कान बज रहे हैं। अरे बेटा, मेरी आवाज तुम्हारे कानों तक नहीं पहुँच रही क्या? मैं तुम्हारी दादी हूँ, दादी। दादी? और जैसे ही कविराज पलटा, उसके होश उड़ गए। वहाँ एक बहुत ही भयानक दिखने वाली डाकिनी थी। तूने मुझे जवाब नहीं दिया और मुझे पलट के भी देखा। अब तेरा क्या होगा? कविराज अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश कर रहा था, पर वो डाकिनी उसके आगे खड़ी हो गई। फिर उसके पीछे वो जिस दिशा में मुड़ रहा था, सभी जगह उसे वही दिखाई दे रही थी। हर न्यूज़पेपर में इस खूनी रोड के बारे में लिखा गया। उस समय समीरा शहर में जर्नलिस्ट थी। अरे समीरा, ये रोड तेरे गांव के पास ही है ना? देख न्यूज़पेपर में क्या खबर छपी है। हाँ यार, मैंने भी बहुत सारी कहानियां सुनी है इस रोड के बारे में, पर पता नहीं वहाँ सच में ऐसा होता भी है या बस लोगों की मनगढ़ंत कहानियां हैं। मैं सोच रही हूँ क्यों ना हम दोनों पता लगाएं कि ये सच है या नहीं। लेकिन हम क्यों? ये हमारा नेक्स्ट आर्टिकल बन सकता है ना। बहुत हिट होगा ये आर्टिकल। हॉट सेंसेशन न्यूज है ये। आइडिया तो अच्छा है, पर पहले पूरी कहानी जान तो लें। डाकिनी की पूरी कहानी जानने के लिए समीरा ने अपने घर फोन लगाया। हेलो, आप कैसी हो मम्मी? मैं ठीक हूँ, तू बता तू कैसी है? मैं भी ठीक हूँ। पापा हैं क्या घर पे? है ना। लीजिए, अपनी बेटी से बात कीजिए। कैसे हो पापा? आपकी तबीयत कैसी है? एकदम मस्त बेटा, तू बता क्या हाल है? पापा, मुझे आपसे एक हेल्प चाहिए। बोल ना बेटा। मुझे उस डाकिनी की पूरी कहानी जाननी है। पर क्यों बेटा? मैं उस डाकिनी की कहानी पे एक आर्टिकल लिखना चाहती हूँ। ठीक है, बताता हूँ। ये कहानी करीब 50 साल पुरानी है। कहते हैं वो डंकनी बसरा की सबसे खूबसूरत लड़की थी। उसका नाम रूपवती था। उसकी सुंदरता की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम थी। आसपास के गांव के कई मर्द उससे शादी करने के लिए पीछे पड़े रहते थे। एक बार रूपवती के लिए एक बहुत ही अमीर सेठ का रिश्ता आया। रूपवती और उसके परिवार ने तुरंत रिश्ता मंजूर कर दिया। रूपवती की शादी हुई और उसकी डोली बसरा से बाहर जा रही थी कि तभी कुछ लुटेरों ने उन पर हमला बोल दिया। रूपवती के पति और उसके सारे परिवार को उन लोगों ने वहीं मार दिया। उन लुटेरों ने पहले रूपवती के गहने लूटे और फिर उसकी इज्जत भी। रूपवती ने अपनी जान दे दी और बस उसी दिन से वो डंकनी बनकर सबका खून करती है। पर पापा, वो दूसरे को क्यों मारती है? वो भी पीछे से उनके अपनों की आवाज में पुकार कर। ये तो मुझे भी नहीं पता। ये तो डंकनी ही बता सकती है। ठीक है पापा। समीरा ने फोन कट कर दिया। हमको तो आधी स्टोरी ही मिली, अब क्या करें? चल जाके डाकिनी से ही पूछते हैं। पागल हो गई है क्या? सुना नहीं वो सबको मार देती है? तो क्या कर सकते हैं? मेरे पास एक आइडिया है। अगर हम पीछे घूमे ही नहीं तो वो हमें नहीं मारेगी। हाँ, वो भी है। रिस्की है पर ट्राई करते हैं। उस रात प्लान करके लावनी और समीरा बसरा के उसी रोड पे पहुंचे। अंधेरे में वो अकेले चल रहे थे। वो आएगी ना? मुझे क्या पता। याद रखना, वो हमें अपनों की आवाज में पुकारेगी और पीछे पलटना नहीं है, और पीछे पलटने वालों को वो नहीं छोड़ती। हम पीछे घूमेंगे ही नहीं, ऐसे ही बात करेंगे। वो लोग चलते रहे और फिर अचानक उन्हें आवाज आई। समीरा, तुम इतनी रात को यहाँ पर? पापा,
नहीं, वो डाकिनी होगी। समीरा समझ गई कि वो डाकिनी है। डाकिनी जी, हम आपसे ही मिलने आए थे, आपसे कुछ जानना है। मुझसे मिलने? पहली बार कोई मुझसे मिलने आया है, वाह। पीछे घूम तो जाओ। नहीं नहीं, हम नहीं घूमेंगे, हम ऐसे ही ठीक हैं। आप बुरा ना माने तो हमारे सवालों का जवाब देंगी? क्यों, तुम मेरे रिश्तेदार हो क्या? हमें अपनी छोटी बहन समझ लीजिए, प्लीज दीदी। तूने मुझे दीदी बोला? पूछ, क्या सवाल है तेरा? हमें इतना पता चला है कि उस रात लुटेरों ने आपकी डोली पे हमला कर दिया, पर उसके बाद क्या हुआ? उस डरावनी रात लुटेरों ने मेरी डोली पर हमला कर दिया, मेरे अपनों को मार दिया, मेरे सारे गहने लूट लिए और मेरी इज्जत भी। जब मैं यहाँ से गुजरने वाले गांव वालों से मदद मांगती, भैया मेरी मदद करो, किसी ने मेरी मदद नहीं की। सब के सब मेरे लूटने का तमाशा देख रहे थे और बस उसी दिन मैंने ठान लिया कि मैं सबसे बदला लूंगी। जो भी मुझे पलट कर देखता है मैं उसे मार देती हूँ। अच्छा हुआ हमने आपको नहीं देखा। और बस डाकिनी उन दोनों के सामने आकर खड़ी हो गई। अब देख लिया। डाकिनी ने उन दोनों को भी वहीं मार दिया। जो भी मुझे देखेगा वो मरेगा, जरूर मरेगा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मनोची नाम का एक छोटा सा टापू था। टापू का ज्यादातर हिस्सा समुद्र से घिरा हुआ था। टापू पर आने जाने का सिर्फ एक सकरा रास्ता था। टापू के लोग सूरज डूबने से पहले ही अपने घर लौट जाते थे। अगर कोई सूरज ढलने के बाद टापू से बाहर जाता तो फिर वो सुबह ही घर लौटता। रात में कोई भी आने जाने के लिए टापू का सकरा रास्ता इस्तेमाल नहीं करता था, क्योंकि रात में उस रास्ते पर मोम के पुतले दिखाई देते थे। टापू पर रामदीन नाम का मछुआरा अपनी पत्नी के साथ रहता था। आपने कल अपने दोस्त गुल्लन को क्यों बुलाया है? आज चौपाल पर टापू के लोग इकट्ठा हुए थे। फैसला हुआ कि टापू के लोग कम से कम बाहर जाएं, इसलिए कुछ फेरी वालों को टापू पर आने की इजाजत दे दी जाए। मेरा दोस्त गुल्लन कपड़ों का काम करता है। वो हमारे टापू पर आकर कपड़े बेचेगा तो उसका काम धंधा कुछ बढ़ जाएगा। अगले दिन रामदीन का दोस्त गुल्लन रामदीन के घर आया। दोनों कई सालों बाद मिले थे, इसलिए बातें करते करते उन्हें पूरा दिन बीत गया और समय का कुछ पता ही नहीं लगा। रामदीन, शाम हो गई लगता है, सूरज भी डूब चुका है, मुझे अब चलना चाहिए। सोमवार से यहाँ कपड़े बेचने आ जाया करूँगा। गुल्लन, रात में तुम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते, अब तुम कल सुबह ही जाना। नहीं रामदीन, मुझे अभी जाना होगा। मैं बताना भूल गया, मेरी पत्नी पेट से है, वो घर पर अकेली है, उसकी देखभाल करने वाला कोई तो चाहिए। तुम अभी नहीं जा सकते। जो रास्ता टापू के बाहर ले जाता है उस पर रात में मोम के पुतले दिखाई देते हैं। मोम के पुतले? हाँ, वो गांव के लोगों के पुतले हैं। उस रास्ते पर रात में एक चुड़ैल घूमती है जो रास्ते से गुजरने वाले लोगों को बहुत प्यार से आवाज देती है। अगर तुमने उसकी आवाज सुनकर पीछे मुड़कर देख लिया तो तुम मोम के पुतले बन जाओगे। अब तुम ही फैसला करो कि रात में यहाँ रुकोगे या फिर। नहीं नहीं नहीं, मैं रात में यहीं रुक जाता हूँ। गुल्लन अगली सुबह ही टापू से बाहर गया। कुछ दिनों बाद से वो टापू पर कपड़े बेचने आने लगा। हर दिन अंधेरा होने से पहले वो टापू से निकल जाता था। गुल्लन के दो दोस्त सुमन और रसाला भी गुल्लन के साथ अपना माल बेचने टापू पर आने लगे। सुमन बर्तन बेचने का काम करता था और रसाला जूते चप्पल बेचता था। गुल्लन ने सुमन और रसाला को वो सब कुछ बता दिया था जो रामदीन ने उसे बताया था। सुमन की अभी शादी नहीं हुई थी। वो टापू पर रहने वाली एक लड़की रूपा से प्यार करने लगा। गुल्लन और रसाला तो ठीक समय से टापू से निकल जाते थे, लेकिन सुमन अक्सर रूपा से मिलने के चक्कर में लेट हो जाता। एक दिन जब मौसम खराब था तो। सुमन, आज मौसम कुछ ठीक नहीं लग रहा, काले बादल हैं, रात जल्दी हो जाएगी, हम दोनों वापस जा रहे हैं, तुम भी चलो। रूपा के घर सुमन को काफी देर हो गई। जब वो वापस लौटा तो रात हो चुकी थी। सुमन कान में ईयरफोन लगाए रूपा से बात करते हुए संकरे रास्ते से टापू के बाहर जा रहा था। तभी उसे अंधेरी में बिल्कुल सफेद
चमकते हुए पुतले दिखाई दिए। सुमन ने वॉल्यूम फुल करके अपने कान में गाने बजा लिए और तेजी से चलने लगा। तभी पीछे से चुड़ैल आई और सुमन को आवाज देने लगी, मेरे प्यारे कहाँ जा रहे हो? जरा मेरी तरफ देखो, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। कान में फुल वॉल्यूम के गाने बजने के कारण सुमन को कुछ सुनाई नहीं दिया और वो तेजी से चलता हुआ सुरक्षित रास्ते से गुजर गया। अगले दिन सुमन ने गुल्लन और रसाला को बताया, कल रात मैं टापू से बाहर आया, मैंने वो मोम के पुतले भी देखे, लेकिन मुझे चुड़ैल की आवाज सुनाई नहीं दी। मैं अपने दोनों कानों में जोर से गाने बजा रहा था। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें किसी तरह चुड़ैल की आवाज सुनाई ना दे तो हम सुरक्षित रास्ते से गुजर सकते हैं। अब रसाला और गुल्लन भी अपने कान में हेडफोन लगाकर बेफिक्र होकर रास्ते से गुजरने लगे। एक बार होली के त्योहार से एक दिन पहले गुल्लन ने खूब रात तक टापू पर कपड़े बेचे। सुमन और रसाला पहले ही जा चुके थे। गुल्लन अकेला ही टापू से लौट रहा था। गुल्लन ने सोचा था कि वो कान में तेजी से गाने बजाते हुए निकल जाएगा, लेकिन उसके मोबाइल की बैटरी डाउन हो चुकी थी। ये तो गड़बड़ हो गई। गुल्लन तेजी से चलता हुआ मोम के पुतलों के बीच से गुजरने लगा। मेरे प्यारे जरा मेरी तरफ देखो, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। चुड़ैल की प्रेम भरी आवाज सुनकर गुल्लन से रहा नहीं गया और उसने पीछे मुड़कर देख लिया। ऐसा करते ही गुल्लन मोम के पुतले में बदल गया। जब कुछ दिन गुल्लन दिखाई नहीं दिया तो सुमन और रसाला समझ गए कि गुल्लन मोम का पुतला बन चुका है। भाई रसाला, मुझे एक बात समझ में नहीं आती, आखिर वो चुड़ैल लोगों को मोम का पुतला क्यों बना देती है? क्यों ना हम इसका राज गुल्लन के दोस्त रामदीन से जाकर पूछें। सुमन और रसाला रामदीन के पास पहुँचे। तब रामदीन ने उन्हें बताया, गांव के बड़े बुजुर्ग ऐसा बताते हैं कि पुराने समय पर इस टापू में एक बीरबल नाम का आदमी रहता था जो सुंदर मोम के पुतले बनाया करता था। प्रेमवती नाम की एक लड़की वीरबल से बहुत प्यार करती थी, लेकिन वीरबल किसी और को चाहता था। वीरबल जब भी रास्ते से गुजरता तो प्रेमवती उसे आवाज देती, मेरे प्यारे कहाँ जा रहे हो? जरा मेरी तरफ देखो, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। बीरवाला ने प्रेमवती को कभी भाव नहीं दिया और उसने किसी दूसरी लड़की से शादी कर ली। शादी करने के बाद वीरबाला टापू छोड़कर चला गया। प्रेमवती ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने समुद्र में कूदकर जान दे दी। सुमन और रसाला जब रामदीन के घर से जाने लगे तो उन्हें पीछे से आवाज सुनाई दी, मेरे प्यारे कहाँ जा रहे हो? जरा मेरी तरफ देखो, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। सुमन और रसाला ने पीछे मुड़कर देखा और वो भी मोम के पुतलों में बदल गए।